Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। देखिए अभी स्क्रीन पे एक विजिबल होगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 2019 के पेपर में पूछे गए थे। तो ऑलरेडी जो है काफ़ी सारा लेक्चर हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाइए, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम करवाए हैं लेकिन उस पर बेस्ड जो है वो पूरा जीरो से लेकर के हम उस तरह कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को कराने की कोशिश किए हैं। आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा, मतलब चीज़ें किया हुआ रहेगा और पहले से आप थोड़ा पढ़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके ऑलरेडी आप अपलोडेड जो वीडियोज हैं और भी 2019 का बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो उसको भी देखिएगा ज़रूर। और यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप कमेंट वगैरह करना नहीं भूलेंगे। कमेंट करने से हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है डियर, मोटिवेशन मिलता है। आइए समझते हैं, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए ये जो है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर का है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 4 यूनिट में था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपको जानना है ना, तो ऑब्वियस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4 यूनिट आना चाहिए। उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड के बारे में बताया गया है ना। तो यानी कि यूनिट 4 आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे बेस्ड होता है, यूनिट 4 आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। तो टी सेक्शन का निकालना, कैसा सेक्शन का है, टी सेक्शन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो एसएफडी बीएमडी एकदम जरूर करके जाएं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब करके जरूर जाएं। ये सब क्वेश्चन फिक्स है कि इस तरह आएगा। अभी यहाँ पे टी सेक्शन पूछा, कभी आई सेक्शन पूछेगा, कभी एल सेक्शन पूछेगा, तो ये पूछा जाएगा। और यहाँ से आपको कहिए ना, तो यूनिट 4 आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो भी क्लियर होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना, वो 4 यूनिट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चलता है और फिर उसके बाद ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें गिवन है फ्लैंज दिया हुआ इतना और वेब दिया हुआ है। वेब और फ्लैंज का वैल्यू बराबर है। तो वेब और फ्लैंज क्या चीज़ होता है वो थोड़ा आप समझे। फ्लैंज मतलब होता है ना, जो टी सेक्शन में जो ऊपर तरफ रहता है ना, उसको फ्लैंज बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे हम बनाए तो देखिए किस तरह, ये जो ऊपर में बना है ना अभी, ये हो गया एक तरह से वेब, सॉरी ये फ्लैंज, सॉरी ये आपका फ्लैंज हो गया। ऊपर जो रहता है ना उसको फ्लैंज बोलते हैं। और ये क्या है, ये है वेब, यानी ऊपर वाला को फ्लैंज बोला जाता है और नीचे वाला को इसको वेब बोला जाता है। तब बात को समझेंगे। तो वेब और फ्लैंज का जो डायमेंशन है ना वो सेम दिया हुआ है, अलग भी दे सकता है कभी किसी क्वेश्चन में। 150 mm है ये, और इधर से ये कितना mm है डियर, तो आप कहेंगे ये 50 mm है। और फिर वेब वाला कैसे है डायमेंशन, तो वेब वाला भी डायमेंशन है, ये दिया हुआ 150 mm। और ये वाला क्या है, तो आप कहेंगे 50 mm। तो ये दिया हुआ, ये टी सेक्शन है, आप देख पा रहे हैं क्लियरली। तो कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ से जानना होगा कि आखिरकार कोई सिमेट्रिकल एक्सिस यहाँ है क्या। तो आप कहेंगे हाँ, एक सिमेट्रिकल एक्सिस यहाँ नज़र। सिमेट्रिकल एक्सिस एक वैसा एक्सिस होता है ना कि जिसके अबाउट यदि काटा जाए इसको, तो फिर ये जो है वो 2 टुकड़े में डिवाइड हो जाए, एकदम दोनों साइड बराबर बराबर टुकड़े में डिवाइड हो जाए, उसको सिमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ तो सिमेट्रिकल एक्सिस है। यदि हम एक वर्टिकल एक्सिस, कहने का मतलब वाई एक्सिस के अबाउट इसको काट दें, तो ये हो जाएगा बिल्कुल 2 टुकड़ा में डिवाइड। एक से एक्स के अबाउट काटेंगे तो नहीं होगा, इसको हम वाई एक्सिस बोले। यदि सिमेट्रिकल मिल जाए, जैसे एल सेक्शन में डियर सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा, एल सेक्शन में कोई भी एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं होता, आई सेक्शन में सिमेट्रिकल एक्सिस मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक में नहीं, तो वाई दिस इज दिस सिमेट्रिकल एक्सिस। ये क्या है, एक सिमेट्रिकल एक्सिस है। तो जब सिमेट्रिकल एक्सिस यदि वाई है ना, तो इसका मतलब है कि एक्स बार का वैल्यू 0, एक्स बार। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हम ले रहे हैं 0,0,
0,0 मतलब सारा मेजरमेंट यहीं से होगा। तो जब 0,0 इसी को ओरिजिन ले लिए तो एक्स कहाँ आगे पीछे इधर खिसकेंगे, क्योंकि इसी पे सी जी लाई करेगा, सिमेट्रिकल एक्सिस पे ही लाई करता है। सिमेट्रिकल एक्सिस इज वाई वाई, सो सी जी विल लाई ऑन दिस एक्सिस। ठीक है, थोड़ा और अच्छे लिख देते हैं। देखिए, सिमेट्रिकल एक्सिस इज वाई वाई, सो सी जी विल लाई ऑन दिस एक्सिस। एक्स बार बराबर क्या होगा इसमें 0। सी जी किस पे लाई करेगा, इसी एक्सिस पे। अब सी जी कहाँ लाई करेगा, सी जी मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज ए पॉइंट। कोई पूछे व्हाट इज सी जी, तो आप बोलिएगा सी जी नथिंग बट इट इज ए पॉइंट वेयर द टोटल एरिया इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, या टोटल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एरिया का बात तब होता है जब आपका 2D होगा, मास का बात तब होगा जब आपका 3D होगा। तो कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर फ्लैंज है तो ऊपर तरफ भारी होगा, तो उधर ही हो सकता है। तो उधर ही हो सकता है मतलब कि देखिए इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो वेब का डायमेंशन 150 है, तो 150 का आधा 75, उतना पे तो नहीं होगा, 75 से ऊपर होगा। तो इसको हम बोल दिए जी, यानी ये एक्स, ये एक्स जो है ये सेंट्राइडल एक्सिस है। सेंट्राइडल एक्सिस का मतलब है वैसा एक्सिस जो सीजी से पास करता है पूरे बॉडी का। एक्स के अबाउट हमको निकालने बोला है, क्योंकि लिखा है यहाँ एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सेक्शन, तो उसी से पास कर रहा है। अब देखिए ऑरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है, ऑरिजिन यहाँ लिए है ना, तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना ले लिए, तो इसी को बोलते हैं, बार में दिखाएंगे वाई बार। एक्स बार तो 0 होगा। क्यों एक्स बार 0 हो रहा है, देखिए इधर भी फिर से हम समझा दें। सोचिए ना बाबू, ये हो गया ऑरिजिन 0,0, तो इसी पे जब लाई कर रहा है वाई पे, तो वाई पे लाई करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे ये तो वाई बार, इसका डिस्टेंस को बोलते हैं सर, इसका कोऑर्डिनेट लिखने का मन होगा तो 0, वाई बार होगा। समझ रहे हैं ना, 0, वाई बार होगा। तो जब 0, वाई बार होगा इसका मतलब एक्स बार बराबर 0। लेकिन कभी कभी क्या हो कि जैसे मान लीजिए कि चलिए कि आप ओरिजिन यहाँ सेलेक्ट किए लेकिन बॉडी का सी जी इधर हो, तो इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके लिए सर ऐसा होगा कि एक्स बार भी होगा और साथ ही साथ वाई बार भी होगा। तो इसका जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे एक्स बार कॉमा वाई बार। समझ रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन किए होंगे। तो यहाँ पे एक्स बार भी होगा, वाई बार भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में वाई बार होगा, एक्स बार नहीं होगा। तो वाई बार कैसे निकालेंगे, तो वाई बार निकालने का तरीका जो है यही आपका है 4th यूनिट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। 4th यूनिट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बहुत बच्चे बात को समझ रहे होंगे जो पढ़ाई किए हैं 4th यूनिट से। तो वाई बार निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वाई बार बराबर होता है कितना एरिया से मिल करके बना है। तो मान लीजिए इसको हम 2 टुकड़े में डिवाइड कर दें, ऊपर वाला फ्लैंज को 1 बोलें और नीचे वाला को इसको 2 नाम दे दें। आप कहेंगे 3 भी दे सकते हैं, नहीं, आई सेक्शन रहता तो 3 रेक्टेंगल से मिलके बनेगा, टी सेक्शन 2 ही बनता है, एल सेक्शन भी 2 ही रेक्टेंगल से बनता है ना, कंपोजिट है। तो इसीलिए A1 और ये होगा Y1 और प्लस क्या होगा A2 Y2। कट सेक्शन होगा तो माइनस होता है, और A1 प्लस क्या होगा A2, यानी टोटल एरिया। अब A1 वगैरह कैसे निकालेंगे, A2 वगैरह कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ Y1 कैसे होगा, Y2 कैसे होगा, ये आप इस तरह टेबुलर फॉर्म में लिखें। A1 मतलब ऊपर वाला का एरिया, तो ऊपर वाला कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 150 गुने 50 तो बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 7500 mm²। इसका भी सेम होगा ना, 7500 mm² होगा क्योंकि सेम है। Y1 जो होता है ना, Y1 वो वन बॉडी का रिफरेंस से वन बॉडी का सी जी जहाँ होगा तो उसका डिस्टेंस, तो वन बॉडी का सी जी देखिए यहाँ होगा, इसको हम G1 नाम दिए। तो रिफरेंस से वहाँ तक का डिस्टेंस को Y1 बोलते हैं, मतलब ये देखिए दिस इज Y1। अब 2 बॉडी का सी जी, अकेला 2 का सी जी, तो अकेला 2 का सी जी क्या होगा, अब G जो है ना, G जो है वो पूरे बॉडी का है, तो यहाँ से यहाँ तक का,
तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे। तो उम्मीद है y1 y2 आपको हर एक मेजरमेंट रेफरेंस से होता है, याद रहे। तो y1 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर y1 का जो वैल्यू होगा 150 प्लस 50, तो एकदम ऊपर तक हो जाएगा, टॉप तक। हम उधर से सी कहाँ होता है, तो 50 का आधा पे होगा, तो हम 150 प्लस 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यानी क्या ऐसा 150 प्लस 50/2, तो बराबर कितना होगा 175 mm। और इसका कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 150/2 होगा, यानी कि सिर्फ 75 mm होगा। ठीक है डियर। तो यहाँ से आप यदि वैल्यू को आप रखेंगे जैसे कि इसका, तो आप 7500 गुने 175 प्लस 7500 गुने 75 डिवाइडेड बाई कितना 7500 प्लस 7500। तो यहाँ से रखने के बाद ना आप रख करके देखेंगे, तो यहाँ से रखने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 125 mm आएगा। आप कैलकुलेटर में रखेंगे 125 mm आएगा। यानी आप कहेंगे कि जो लाई कर रहा है सी वो पता है कहाँ कर रहा है, एक्स बार 0 और वाई बार कितना 125 mm पे, 125 mm पे जो है वो लाई कर रहा है। तो ये अभी तक आपका 4 यूनिट हो रहा था सी वाला, इतना बात आ सकता है। यहाँ पे आपका मैकेनिक्स भी 4 यूनिट क्लियर हो रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करेंगे। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा कहानी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक से एक अबाउट। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो देखिए एक से एक क्या है, पूरे बॉडी का है, और पूरे बॉडी बनने में दो रेक्टेंगल से बना है। आई रहता तो 3 रेक्टेंगल से बनता है ना, तो दो से बना है। तो आई एक से एक से जब निकालने का बात होगा ना, तो आई एक से एक से पहले हम निकालेंगे 1 बॉडी का एक से एक से अबाउट, और फिर निकालेंगे 2 सेकेंड बॉडी का, और दोनों को जोड़ देंगे। अब बात हुआ कि यहाँ पे आई एक से एक से 1 कैसे निकलेगा, नहीं 1 बॉडी का एक से अबाउट कैसे निकलेगा, समझिए। हम बहुत तरीके से बता रहे हैं, अच्छे से समझते जाइए। देखिए डियर, ये 1 बॉडी है ना, ये मान लीजिए 1 बॉडी है। अब देखिए इधर में कहीं पे जो है वो पूरे बॉडी का आपका सी है, और यहाँ पे मेन एक से है, और यहाँ पे जी है, और यहाँ पे क्या है तो G1 है 1 बॉडी का। तो 1 बॉडी का एक से के अबाउट निकालना है। तो आप कहेंगे सर उसका 1 बॉडी का एक से जो है ना, और पूरे का एक से पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्वियस है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप जानते हैं ऊपर वाला क्या एक रेक्टेंगल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ लगेगा, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक होता है, एक पैरेलल, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अप्लाइंग यहाँ पे डियर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, समझेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो यानी कि G1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया उस बॉडी का जिसका निकाल रहे हैं, और दोनों के CG तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यानी H1 का स्क्वायर यहाँ कर दिए। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है, यही होता है। तो उसका G1 के अबाउट कितना होगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक से पैरेलल होगा, याद रहे। तो 150 इसका डायमेंशन है, और इधर कितना है 50 mm। तो एक से पैरेलल कौन है 150, तो 150 का क्यूब नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जैसा जैसे होता है वैसे निकालना है। तो 150 इंटू 50 का क्यूब अपॉन 12 प्लस क्या होता है एरिया कितना है 7500, और इंटू H1। अब H1 कैसे होगा, इंपॉर्टेंट बात है H1। आप आगे बढ़ेंगे तो एक 0,0 था, तो 0,0 से यहाँ तक का डिस्टेंस जो निकला वो 125 mm निकल चुका है, जिसको वाई बार बोला गया। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि कोई पूछे ना, तो पता है यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो आप कहेंगे ये सर 175 mm है, जिसको y1 बोले थे, वही है ना डियर। तो यानी कि y1 में यदि यानी 175 में यदि 125 को घटा देंगे, यानी कि y1 में यदि y बार को घटा देंगे तो निकल जाएगा H1। तो H1 बराबर कितना होगा 175 माइनस 125,
तो बराबर 50 mm। एस या नो? 175 माइनस 125 50 mm ना, तो H1 जो हुआ वो 50 mm हुआ। 50 का क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब 50 का स्क्वायर होगा, यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। एक मिनट हमको बता दे रहे हैं, आप वेरीफाई भी करा लेंगे। कैलकुलेट हम यहाँ कर रहे हैं कैलकुलेटर से सीधे कैलकुलेट करना है ना। तो आप समझें बातों को कि कैसे कैसे क्या होता है सॉल्व, क्यों पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा है। 150 गुने क्या है 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय है 12 और प्लस है 7500 गुने 50 का क्या स्क्वायर, तो बराबर ये आ जा रहा है 2031, ऐसा आ रहा है 2031 और ये क्या होगा mm⁴। तो इतना आ गया, ठीक है। इसी को और क्या लिख सकते हैं, तो इसी को चाहे तो आप लिख सकते हैं 20.31 इंटू 10⁶ लगभग mm⁴ लगभग लिख सकते हैं इतना। अब अगला निकालेंगे क्या, I(x(() से 2, दूसरा का था I(x(() से 2 क्या होगा, देखिए जरा I(x(() से 2, तो 2 को देखिए तो दूसरा क्या है, ऐसा है ना, सेकेंड वाला, सेकेंड का डायग्राम कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या है 0,0 और इसका x(() ये है पूरे का और इसको नाम है g। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये है y बार और ये कितना 125 mm है। लेकिन इसका CG कहाँ तक है, तो आप कहेंगे सर इसका इधर ही है कहीं, लगभग G2। तो दोनों का CG अलग अलग डिस्टेंस पे हुआ ना, तो दोनों का CG तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है H2। तो H2 कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर H2 बराबर जो होगा ना वो 125 माइनस 75 होगा और बराबर कितना होगा 50 mm। ठीक है, फिर से ये भी 50 mm ही आ रहा है H2 भी। ऑब्वियस है ना डियर कि यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस था जिसका नाम था y2, तो आप कहेंगे y बार माइनस y2 करने से आएगा H2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे y बार माइनस y2 होगा। ठीक है, तो ये निकल गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, कैसे लगाएंगे, तो Ig2 के अबाउट प्लस एरिया 2 का इंटू H2 का क्या स्क्वायर, तो यहाँ से Ig2 कैसे होगा, तो Ig2 निकालने के लिए x के पैरेलल कौन है 50, तो 50 का क्यूब नहीं होगा, देखिए 150 का यहाँ क्यूब होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा 12 प्लस 7500 एरिया है और इंटू क्या 50 का क्या स्क्वायर। ठीक है, तो काम करिए यहाँ पे। तो ऊपर में क्या होगा 50 गुने 150 का क्यूब, तो ये आता है 32812500 mm⁴। इसको आप लिख सकते हैं 32.81 इंटू 10⁶ mm⁴ लगभग, है ना, इतना लिख सकते हैं। सो यहाँ से जो Ix आपका आ जाएगा डियर वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे Ix 1 का और प्लस कितना Ix 2 का, तो Ix 1 कितना आया, तो Ix 1 आया लगभग 20.31 इंटू 10⁶ और प्लस कितना 32.81 इंटू 10⁶। तो बराबर यहाँ जोड़ने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, तो 1128 लगभग 53.12 ऐसा आ रहा है 53.12 लगभग ये आ रहा है 53.12 इंटू 10⁶
mm⁴ आंसर। तो ये देखिए आंसर निकल गया यहाँ तक, x के अबाउट निकालने बोला था। तो अब यदि इसी क्वेश्चन में अब हम ये एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कहने का मतलब ये था नहीं, लेकिन हो सकता था कि i भी फाइंड करने बोल देता, i तो i कैसे फाइंड होता है पता है? i बड़ा इजीली फाइंड होता है। i 1 बॉडी का, फिर से वही, और i किस बॉडी का रहता है? 2 बॉडी का। अब i 1 बॉडी का जब होगा ना, तो देखिए सिमेट्रिकल होने से फ़ायदा देखिए कितना हुआ। 1 बॉडी को देखिए, 1 यहाँ हम बना दिए, y के अबाउट निकालना है, पूरे बॉडी का g यहाँ पे है, ये कौन एक्सिस है? ये y है। तो y एक्सिस जो है ना, वो एक्चुअली में सभी बॉडी का, यानी 1 2 का, दोनों का एक ही है, और मतलब पूरे सेक्शन का भी y वही है, 1 का भी वही है, 2 का भी वही है। तो उसी से पास कर रहा है, यानी कि CG के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, y है ना। x यदि एक्सिस लेते थे तो डिस्टेंस था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा, क्योंकि 1 का x और पूरे का x पैरेलल था। लेकिन 1 का y और पूरे का y पैरेलल नहीं, बल्कि एक ही है, यानी कि H1 H2 वगैरह सब जो है, H1 हो गया या फिर H2 वगैरह हो गया, यहाँ कोई नहीं है, 0 है। लेकिन डियर जैसे ऐसा होता कि सपोज कीजिए किसी बॉडी का y ये होता है ना, तो फिर अलग अलग यहाँ पे काम होता, जैसे हम आगे आपको बता देंगे अभी। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सिंपली निकलेगा y के पैरेलल कौन है? 50, तो 50 का क्यूब नहीं होगा, 150 का क्यूब होगा, अपॉन कितना होगा? 12, जो भी आएगा। ऐसे ही आपका क्या निकालेंगे? i 2 निकालेंगे। तो i 2 निकालेंगे, 2 कैसे होगा? तो 2 के लिए देखिए आप 2 कहेंगे, ऐसा लंबा है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे पूरे बॉडी का g है, और सिर्फ इसका जो है वो G2 यहाँ पे है। तो 2 बॉडी का भी y वही है, पूरे बॉडी का भी, पूरे T सेक्शन का भी y यही है। तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो y के पैरेलल कौन है यहाँ पे? 150, तो 150 का क्यूब नहीं होगा, 50 का क्यूब होगा, अपॉन क्या होगा? 12, तो जो भी आएगा ये दोनों से, तो यहाँ से निकलेगा। तो देखिए आपको बता देते हैं कि कितना निकलेगा, तो कितना होगा? 50 गुने 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा 1406250 mm⁴। और अगला का जो आएगा वो कितना आएगा? 150 गुने 50 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा 1562500 आएगा, mm⁴ आएगा। यहाँ से i आप निकालते तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे बस। कितना जोड़ेंगे? 1406250 140, तो ये आता है 1562500 mm⁴। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 15.625 इंटू 10⁻6 आंसर। तो ये हो गया y के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए x और y दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगाना पड़ सकता है। x एंड y दोनों में आपको क्या लगाना पड़ सकता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कब? तो कब लगाना पड़ सकता है ना, तो जैसे एल सेक्शन वगैरह आ जाता, हम समझा रहे हैं बस, एल सेक्शन आता, सोचिए, तो एल सेक्शन में कोई एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं होगा। अब जब नहीं होगा सिमेट्रिकल, तो आपका क्या होगा? कहीं पे भी आपका हो सकता है, सपोज करिए पूरे बॉडी का x y ये हो गया, और यहाँ पे जो है बाहर में आउटसाइड भी हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी आप 1 बॉडी का x से देखेंगे और पूरे का x से, तब भी आपका एक जगह नहीं लाई करेगा। 1 बॉडी का y देखेंगे और पूरे का y तब भी नहीं। तो यानी कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस में लगेगा? x भी निकालने में लगेगा और y भी निकालने में लगेगा। तो खैर मिलते हैं कोई नया लेक्चर के साथ। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे अच्छे से। लेक्चर अच्छा लगा होगा, ज़रूर आप थोड़ा कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और फिर किस
लेक्चर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी अब थोड़ा शेयर करें दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप चैनल पे नए होंगे। चलिए डियर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।